हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो किसको डिस्कस कर रहे थे जनक ना, साइको सोशियो के अंदर जो फर्स्ट सेम का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, उसी के बारे में अपन क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और इसकी यदि अपन बात करें तो प्रीवियस क्लास में अपन ने ये देखा कि सर जो पेपर है वो पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर किस तरीके का जो रहेगा, उसके बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास उसमें बात करी थी। और उसके बाद में कुछ एक जो एमसीक्यूज है उन एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो अपने फर्स्ट सेम में साइकोलॉजी के बिहाफे एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं। तो उन सभी एमसीक्यूज को कल अपने डिस्कस किया और आज उसके कंटिन्यूएशन में अपन नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है उन एमसीक्यूज को अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सारे जितने भी यूनिट है उनके आपके एमसीक्यूज यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है? करें शुरू अपन, ध्यान रखना। कल की यदि अपन बात करें बच्चों तो इसके अंदर अपन ने जो काफी एमसीक्यूज है वो अपन ने काफी डिस्कस किए थे। और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन जो अपन एमसीक्यूज है उस एमसीक्यूज की बात करें, किसकी बात करें ध्यान रखना, पढ़ो भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज को और उसके बाद में इसका आंसर है वो आंसर यहाँ पे आपको पुटअप है वो पुटअप करना है। क्या एमसीक्यूज लिखा हुआ दोस्तों? सबसे पहले लिखा ही ध्यान रखना, ये होगा आपका गिलफोर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पहली चीज तो ये बोल रहा है कि गिलफोर्ड मॉडल किसके अंदर होता है। कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पहले तो बी प्रिपेयर इसके लिए भी रहना है कि जो आपका किसकी बात करें, ये होगा आपका गुलफोर्ड मॉडल, है ना। गुलफोर्ड मॉडल किसके लिए? तो इंटेलिजेंस के लिए होता है। अब गुलफोर्ड मॉडल क्या है, गुलफोर्ड मॉडल अपने को क्या बताता है, उसकी बात करें अपन तो यहाँ पे देखिएगा ए में ऑप्शन क्या लिखा है, स्पेसिफिकली ग्रेडेड टुवर्ड्स द लर्निंग डिसेबल्ड। ठीक है, उसके बाद नॉट बेस्ड ऑन यूनिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आपका यूनिक और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बेसिस नहीं है। उसके बाद टू फैक्टर थ्योरी है या मल्टी फैक्टर थ्योरी है। अब बताओ भैया, ध्यान रखना, गुलफोर्ड मॉडल है ना, उन्होंने हमेशा मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी को अप्रोच किया है। किसको अप्रोच किया ध्यान रखना, उन्होंने मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी है, उस मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी को अप्रोच किया है। तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं सर मल्टी फैक्टोरियल जो थ्योरी है वो आपकी यहाँ पे इसके अंदर रहने वाली ना। तो ध्यान रखना ये किसी भी प्रकार का कोई भी लर्निंग डिसेबल्ड के ऊपर है, नहीं आपका किसके ऊपर, ध्यान रखना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को शो करता है, और नहीं इसके अंदर टू फैक्टर थ्योरी होती है। तो ध्यान रखना कभी भी ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना गिलफोर्ड जो मॉडल है वो इंटेलिजेंस के लिए है, और इसके अंदर मल्टीपल जो फैक्टर है वो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी इसके अंदर आती है, क्योंकि अपन ने इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ी थी ना, उसके अंदर ध्यान रखना गुलफोर्ड मॉडल है उसको भी अपन ने डिस्कस किया था, और उसके अंदर ध्यान रखना मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी है उसको भी अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको अलग अलग प्रकार के इसके अंदर आने वाले सभी फैक्टर्स को अपन ने क्या किया था बच्चों, डिस्कस किया था ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन क्या लिखा बताओ भैया, अल्फ्रेड बिनेट इज फेमस फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो ध्यान रखना अल्फ्रेड बिनेट जो साइंटिस्ट है वो सबसे पहले फेमस कैसे हुआ, उन्होंने क्या डेवलप किया, तब वो सबसे अधिक और सबसे फेमस है वो फेमस आपके हुए। इसमें देखो अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, चाइल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, फिक्स्ड अल्टरनेटिव टेस्ट या प्रोजेक्टिव टेस्ट। बताओ भैया सबसे पहले वो है जो आपका अल्फ्रेड बिनेट है वो फेमस कब और कैसे हुआ, उन्होंने क्या बनाई। तो ध्यान रखना सबसे पहले जो फेमस है वो भैया फेमस आपका किसके द्वारा हुआ था, ध्यान रखना उन्होंने चाइल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है वो टेस्ट बनाया था, ये ध्यान रखना सबसे पहले। और उसके बाद ध्यान रखना ये कौन सा जो प्रोजेक्टिव जो टेस्ट है उन प्रोजेक्टिव टेस्ट के लिए भी अपन बोल रहे हैं कि कौन था आपका अल्फ्रेड बिनेट है, वो अल्फ्रेड बिनेट ने यहाँ पे काम किया था। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट के नाम से भी किसका ध्यान रखना, अल्फ्रेड बिनेट है, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना उन्होंने चाइल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, वैसे तो इन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर काफी टेस्ट दिए। ध्यान रखना जो अल्फ्रेड बिनेट है ना वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, ध्यान रखना
इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और प्रोजेक्टिव टेस्ट में तो सारे आते हैं, ठीक है ना, उसमें इंटेलिजेंस से भी होगा, पर्सनैलिटी से भी होगा, सारी चीजें आपकी इसके अंदर क्या रहती है, इंक्लूड है, वो इंक्लूड रहती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। लेकिन जो सबसे पहली बार जो फेमस हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? उसके बाद बताओ भैया। यस, ये मेमोरी से क्वेश्चन है और मेमोरी से बिल्कुल पिछली बार एक क्वेश्चन मेमोरी से आया था, आपको पता है, और इस बार भी मेमोरी का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे अपन बात करें, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी स्टोरेज इज नोन एज, क्या बोला यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आउट ऑफ मेमोरी, अपने मेमोरी, जैसे मेरे माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन क्या है, स्टोरेज है, उसको ध्यान रखना, स्टोरेज मेमोरी में से किसी भी पुरानी मेमोरीज को मैं याद करता हूं या बाहर निकालता हूं, तो उस टर्म को क्या कहलाएगा? उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन एनकोडिंग बोलते हैं, उसको अपन रिट्राइवल बोलते हैं, उसको अपन ध्यान रखना रिहर्सल बोलते हैं, या उसको अपन स्टोरेज बोलते हैं। भैया स्टोरेज का मतलब तो ध्यान रखना क्या होगा, इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना तो नहीं होगा कि भाई स्टोरेज इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना, ये तो नहीं कहलाएगा। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं स्टोरेज तो नहीं होगा। रिहर्सल का मतलब प्रैक्टिस करना होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद लिखा है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी मेमोरी को याद करना, एक अपने माइंड या अपने एक कोड के रूप में अपने माइंड में स्टोरेज करना, न कि ध्यान रखना स्टोरेज मेमोरी से निकालना। तो स्टोरेज मेमोरी से जो निकाला जाता है उस टर्म को अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चों, उसको अपन बोलते हैं रिट्राइवल। क्या बोलते हैं ध्यान रखना, रिट्राइवल का मतलब क्या होता है कि अपने माइंड के अंदर स्टोरेज इंफॉर्मेशन को उन स्टोरेज इंफॉर्मेशन से बाहर निकालना क्या कहलाता है बच्चों, रिट्राइवल कहलाता है। पिछली बार अमेंसिया का क्वेश्चन आया था, लॉस ऑफ मेमोरी ध्यान रखना क्या कहलाता है, अमेंसिया कहलाता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर मेमोरी है, वो मेमोरी उसकी लॉस होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अमेंसिया, उस अमेंसिया के नाम से जानेंगे। ठीक बात है। तो ये इस तरीके से इसको अपन क्या बोलेंगे, रिट्राइवल। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूं सेम क्वेश्चन भी प्रिंट हो सकता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म एसोसिएटिव लर्निंग। बताओ भैया, अपने लर्निंग पढ़ी थी, लर्निंग के टाइप्स पढ़े थे, एसोसिएटिव लर्निंग, डिसोसिएटिव लर्निंग, अलग अलग प्रकार की लर्निंग थी। उसके बाद क्रिएटिव लर्निंग, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी, अब अपन बोल रहे हैं कि जो एसोसिएटिव लर्निंग है ना, उसकी कौन कौन सी फॉर्म है। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ ध्यान रखना, ये हो गया आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके बाद लिखा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके बाद लिखा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, और उसके बाद ध्यान रखना ऑल ऑफ अबव। किसकी बात करें, ध्यान रखना ऑल ऑफ अबव है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब अपन बोल रहे हैं, ध्यान रखना जो आपकी एसोसिएटिव लर्निंग है ना, उसमें क्लासिकल लर्निंग भी, क्लासिकल कंडीशनिंग भी आती है, उसके बाद ध्यान रखना ऑपरेंट कंडीशनिंग भी आती है, और उसके बाद में ध्यान रखना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। वो तीनों के तीनों किसके पार्ट होते हैं बच्चों, एसोसिएटिव लर्निंग के होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग है, उस एसोसिएटिव लर्निंग के होते हैं। तो ध्यान रखना, इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर अपन क्या करेंगे बच्चों, इसका आंसर करेंगे आपका ऑल ऑफ अबव। क्या रहने वाला, ध्यान रखना, यहाँ पे डी या ऑल ऑफ अबव है, वो ऑल ऑफ अबव यहाँ पे रहने वाला है। दिस इज द एसोसिएटिव लर्निंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ओके भाई, ये भी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये अपन ने लर्निंग से लिया है। किससे लिया है, लर्निंग से। और जो अपन ने थ्योरी पढ़ी है ना, उस लर्निंग की थ्योरी से ही बच्चों क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अपन बात करें, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिवार्ड ए मंकी लर्न प्रेस ए लीवर व्हेन द बेल टोन इज ऑन बट नॉट व्हेन बजर टोन इज ऑन। ठीक है, What kind of training this? अब अपन बात करेंगे भैया कि आपने ये देखा कि उसको आपने ध्यान रखना ऑब्टेन रिवार्ड्स, ठीक है, आपने रिवार्ड्स ऑब्टेन कर रहे हो और आपने ध्यान रखना लीवर है, वो लीवर प्रेस किया और लीवर प्रेस करने के बाद में आपने बेल टोन प्रेस की और उसके बाद ध्यान रखना, लेकिन आपने बजर है वो बजर प्रेस किया और उसके बाद ध्यान रखना उसमें जो बेल है वो बेल को प्रेस नहीं किया। तो एक में तो आपने क्या किया, ध्यान रखना, इसमें अपन बोल रहे हैं कि भैया लीवर प्रेस करने के बाद में आपने जो है वो बेल टोन बजाई, लेकिन अपन बोल रहे हैं
ब्रेजर आपने प्रेस करना, ब्रेजर बजाने के बाद में आपने बेल टोन नहीं बजाई, तो आपने क्या किया उनके साथ में, उस मंकी के साथ में किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हो, उसको अपन बोलते हैं एक्सटिंक्शन बोलते हैं, या उसको जनरलाइजेशन बोलोगे, या उसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलोगे, या उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलोगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपने एक में तो बेल टोन बजाई है लेकिन एक में नहीं बजाई है, इसका मतलब आपने भेदभाव किया है। क्या किया यहाँ पे, और भेदभाव करना क्या कहलाएगा दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ध्यान रखना, तो इसके अंदर ध्यान रखना, इसमें ये बोल सकते हैं सर न तो इसमें ध्यान रखना एक्सटिंक्शन होगा, नहीं जनरलाइजेशन होगा, नहीं स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी, लेकिन इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन। की आपने सर एक में तो बजाया है लेकिन एक में नहीं बजाया, मतलब आपने क्या कर दिया यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन, उस डिस्क्रिमिनेशन को आपने कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन है, वो डिस्क्रिमिनेशन आपका यहाँ पे रहने वाला। ठीक है भाई। उसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला यहाँ पे देखिएगा। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये लिखा ए रेस्पॉन्स दैट लीड्स टू रिमूवल ऑफ अनप्लीजेंट इज वन बीइंग स्टिमुलस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना, लीड्स टू रिमूवल ऑफ अनप्लीजेंट वन बीइंग द स्टिमुलस, आप ध्यान रखना यहाँ पे अनप्लीजेंट स्टिमुलस की और किसी भी व्यक्ति को धकेलते हो, तो ये किस प्रकार की जो लर्निंग है या किस प्रकार का रीइंफोर्समेंट है, बताओ भाई, पॉजिटिव रीइंफोर्स्ड, नेगेटिव रीइंफोर्स्ड, पनिश्ड, या अपन बोल सकते हैं ध्यान रखना एक्सटिंग्विश्ड। बताओ भैया ये किस प्रकार का है। यहाँ पे जब कभी भी वर्ड क्या आ जाता है दोस्तों, अनप्लीजेंट वर्ड लग जाता है, कौन सा वर्ड लग जाता है, और अनप्लीजेंट हमेशा किसको शो करता है बच्चों, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को शो करता है। किसको शो करता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और नेगेटिव इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, सर दिस इज नॉट। यदि अपन बात करें कि कोई भी व्यक्ति है, उसने काम किया और आपने उसको अप्रिशिएट किया और उसको आपने अप्रिशिएशन के बाद में उसको रिवार्ड्स दिया, दिस इज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन यदि आप किसी को अनप्लीजेंट कहीं भी वर्ड लग जाता है, वो बच्चों किस में जाएगा, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जाएगा। किस में जाएगा भाई, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, पॉजिटिव नहीं है, पनिश्ड नहीं है, और एक्सटिंग्विश्ड है वो भी आपका नहीं रहेगा। यहाँ पे वर्ड आपने क्या पकड़ लिया, सर अनप्लीजेंट है उसका मतलब, है ना भाई। आप क्या कर रहे हो, प्लीजेंट को अनप्लीजेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, दिस इज द नेगेटिव, या आप अनप्लीजेंट को प्लीजेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, दिस इज द पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना। अपन बात करें अनप्लीजेंट, ये हो गया आपका अनप्लीजेंट, है ना। अनप्लीजेंट को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आप यदि प्लीजेंट है उस प्लीजेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये आपका बच्चों पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि ध्यान रखना आप क्या कर रहे हो, जो प्लीजेंट है उस प्लीजेंट को किस में कर रहे हो, अनप्लीजेंट है उस अनप्लीजेंट में कर रहे हो, तो बच्चों ये क्या कहेगा, आपका नेगेटिव है, वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रहेगा। ठीक बात है। उसके बाद देखो भैया नेक्स्ट वन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग, कौन सी लर्निंग की मैकेनिज्म है, ठीक है, डज बीएफ स्कैनर, नाम किसका आ गया भैया, बीएफ स्कैनर, सी एज बीइंग द मेजर मीन्स बाय विच बिहेवियर इज लर्न। कि बताओ भैया यहाँ पे दो बात इन्होंने बोल दी आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर ही दे दिया है। इन्होंने पहली बात तो क्या बोली, सर बीएफ स्कैनर, और दूसरी बात क्या बोली, बिहेवियर लर्निंग। कि बीएफ स्कैनर के द्वारा दी गई बिहेवियर लर्निंग थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बोली कितना भी कैसा हो, मतलब आपका दो ही ढूंढना है, मतलब आपका यहाँ पे दोनों तरीके से ही आपको मिल रहा है। दोनों तरीके से कैसे मिल रहा है, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं सर बीएफ स्कैनर और बिहेवियर लर्न थ्योरी कौन सी होगी, बताओ भैया। क्लासिकल कंडीशनिंग होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगी, या इनसाइट लर्निंग होगी। बिल्कुल इनसाइट भी नहीं होगी, ऑब्जर्वेशनल नहीं होगी, क्लासिकल कंडीशनल ध्यान रखना,
बिहेवियर के ऊपर नहीं है, वो अपन बोल रहे हैं कि किसी भी चीज को अपन, आपने देखा होगा डॉग हो गया, मंकी हो गया, इन सभी चीजों के, कैट हो गया, इनके ऊपर रहता है कि वो आपकी एक अनकंडीशनल और कंडीशनल को समझाया जाता है। लेकिन इसमें अपन बात करें बच्चों तो ध्यान रखना ये बी रहेगा, और ये किससे रिलेटेड ध्यान रखना, ये अपने बिहेवियर है, उस बिहेवियर को यहाँ पे बताती है। तो बिहेवियर से रिलेटेड कोई लर्निंग की थ्योरी है ना बच्चों, वो थ्योरी आपकी बी इसके अंदर नहीं दी है, और उसको अपन बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्या होगी, उसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर भी आपका एमसीक्यू में भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सी, क्या लिखा, पगेट इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहली चीज तो ध्यान रखना, पगेट ने कौन सी थ्योरी दी थी बताओ भैया, एक पगेट से उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आपने थ्योरी एज ए कोलबर्ग्स टू डेवलपमेंट। अब इन्होंने बोला ध्यान रखना कि पगेट इज ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पगेट्स ने क्या दिया ध्यान रखना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज ए कोलबर्ग टू बी डेवलपमेंट। ध्यान रखना, पगेट्स ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिया, तो कोलबर्ग ने किस डेवलपमेंट के लिए उन्होंने थ्योरी दी है, बताओ भैया, किसके लिए, इमोशनल के लिए, फिजिकल के लिए, मोरल के लिए, या सोशल के लिए, बताओ भैया किस से रिलेटेड है। यहां पे अपन बात करें बच्चों इसके अंदर तो ध्यान रखना, सोशल से रिलेटेड नहीं है, फिजिकल से रिलेटेड नहीं है, और इमोशनल रिलेटेड भी नहीं है। तो क्या ध्यान रखना, यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट को बताया गया है। यहाँ पे किसको बताया गया बच्चों, ये हो गया आपका मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट का बेसिक मतलब होता है कि बच्चों क्या सही है और क्या गलत है। मोरल डेवलपमेंट कहीं भी वर्ड आया ध्यान रखना, ये हो गया आपका मोरल डेवलपमेंट। और मोरल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है व्हाट इज, देखो ये हो गया आपका व्हाट इज राइट, है ना, क्या सही है, एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपको इतना कैपेबल बनाना कि आपको ये पता चले कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, उसको अपन बोलते हैं बच्चों मोरलिटी डेवलप, या अपन बोल सकते हैं मोरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मोरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने किसको बताया, मोरल डेवलपमेंट को शो किया है। कभी कभी ध्यान रखना इस तरीके का, ये जो मोरल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ये कॉग्निटिव, तो ध्यान रखना पगेट्स ने हमेशा कॉग्निटिव जो प्रोसेस है उस कॉग्निटिव प्रोसेस को बच्चों दिया है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट वन, ये पगेट्स की बात आ गई इसमें। देखो अकॉर्डिंग टू पगेट्स, किसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, पगेट के अकॉर्डिंग फॉर्म कितना हो गया ध्यान रखना, ये हो गया आपका 2 to 7 ईयर ऑफ एज, लैंग्वेज इज डेवलप स्लोली एंड ग्रेजुअली, दिस स्टेज कॉल्ड। इन्होंने ये बोला कि भैया कोई भी बच्चा होता है, वो पगेट्स ने किसको दिया था, कॉग्निटिव, इन्होंने कॉग्निटिव, ये हो गया आपका कॉग्निटिव प्रोसेस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करिए। किसकी बात करिए ध्यान रखना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करिए। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वह कौन सी स्टेज है, ठीक है ना, 4 स्टेज है। अब वो कौन सी स्टेज है, उस स्टेज के अंदर उन्होंने, और स्टेज का नाम भी बता दिया उन्होंने, 2 से लेके 7 साल में, जिसमें बच्चे के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट तो होता है लेकिन वो स्लो होता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्लो या लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो कौन सी स्टेज है, वो स्टेज के अंदर होता है। इन चारों में से बताओ भैया, एक स्टेज का नाम क्या है, ईगो सेंट्रिक थॉट, ये तो स्टेज ही नहीं होती है। ये अपन बोल सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद में सेंसरियो मोटर स्टेज, और उसके बाद में फॉर्मल स्टेज। कौन सी स्टेज के अंदर ये होगा, तो आप सभी को पता है सर लैंग्वेज वर्ड आया है, और लैंग्वेज वर्ड किससे रिलेटेड है, ये होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड भैया, प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बिल्कुल इजियर आंसर हो जाएगा भैया। इस पगेट्स के ऊपर मुझे ऐसी संभावना है कि इस पगेट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पगेट भी काफी साइकोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, और इसके ऊपर एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज भी बच्चों बन सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्री ऑपरेशन, ठीक बात है।
तो इसके अंदर इसका सही आंसर क्या जाएगा, ये इसकी चारों स्टेज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दो भाई। क्या लिखा, ओरल ग्रेटिफिकेशन नीड इज फुलफिल्ड इन विच फेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या बोला भैया, ओरल ग्रेटिफिकेशन कौन सी स्टेज के अंदर फुलफिल होनी चाहिए बच्चे को। ये ध्यान रखना, किसकी बात हो रही है, फ्लूइड की थ्योरी की, साइको एनालिटिक थ्योरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, साइको एनालिटिक, क्योंकि इसमें ध्यान रखना इन्फेंसी, चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंट एंड अडल्ट। बताओ भैया कौन सी इसमें अपन आपने देखा होगा, ओरल हो गया, एनल हो गया, फेलिक हो गया, लेटेंसी हो गया और जेनेटल। यहाँ पे आपको पता है ना, ये हो गया आपका ओरल, उसके बाद में ये हो गया एनल, ओरल फेज, उसके बाद में एनल फेज, उसके बाद में लेटेंसी फेज, ठीक है, उसके बाद में फेलिक फेज, और फिर अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर, जो जेनेटल है वो जेनेटल फेज हो गया। इन सब फेज की जब अपन बात करें तो ओरल, यहाँ पे देखो जो बच्चा ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है आनंद प्राप्त करना, बच्चे को आनंद प्राप्त किसमें होता है, तो ओरल जो है वो आपका ग्रेटिफिकेशन है वो बच्चे को इन्फेंसी के अंदर होता है। किसमें ध्यान रखना है, इन्फेंसी। फिर एनएल हो गया तो वो टोडलर, या इन्फेंसी फिर टोडलर, फिर प्री स्कूलर, फिर स्कूलर और फिर एडोलसेंट। यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे ये अपन बोल सकते हैं सर इन्फेंसी है, उस इन्फेंसी से रिलेटेड है ये। उसके बाद ये बच्चों टोडलर से रिलेटेड है। ये अपन यहाँ पे बात करें तो ये हो गया आपका प्री स्कूलर है, उन प्री स्कूलर से रिलेटेड है। ये बच्चों अपन बोल सकते हैं स्कूलर है, वो स्कूलर से रिलेटेड है। और ये अपन बोल सकते हैं कि अडोलसेंट है, उन अडोल्ट, ये हो गया आपका अडोलसेंट की अपन बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का जो आपका डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट, तो किस में कौन सा डेवलपमेंट फुलफिल होता है, कौन सी एज में, तो बच्चे को ओरल ग्रेटिफिकेशन मतलब बच्चे को सकिंग में मजा आता है। और सकिंग बच्चा कब करता है, जब वैसे ही इन्फेंट होता है। इन्फेंट की एज में ध्यान रखना सकिंग है वो सकिंग एप्रोप्रिएट है। आपने देखा वो बच्चा थंब सकिंग करता है ना, वो थंब सकिंग बच्चा कब करेगा, जब बच्चे की ये डिजायर, मतलब उसकी जो इन्फेंसी में 1 साल तक के बच्चे में यदि वो सकिंग की डिजायर कंप्लीट नहीं होती है तो बच्चा क्या करेगा, थंब सकिंग करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो इस वजह से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला भाई डाबडा, किसकी बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ रिसोल्यूशन एज पर कुबलर रोश। किसकी बात करें, ध्यान रखना कुबलर रोश है, उसने ध्यान रखना एक ग्रिफ की रिएक्शन दी है। किसकी ध्यान रखना, ये हो गया आपका ग्रिफ। ग्रिफ जो है वो आपकी उन्होंने रिएक्शन दी है, और ग्रिफ रिएक्शन जो आपका रिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, ये आपकी क्या कहलाती है, डाबडा कहलाती है। किसकी बात करें बच्चों, ये हो गया आपकी डाबडा। डाबडा का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ग्रिफ की मैं बात करूं तो D4 होता है डिनाइल। किसकी बात करें, ध्यान रखना डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है मना करना। डिनाइल, डिनाइल का मतलब क्या होता है, मना करना। उसके बाद में A4 होता है बच्चों एंगर। B4 ध्यान रखना क्या होता है, बार्गेनिंग। किसकी बात करें, ध्यान रखना ये हो गया बार्गेनिंग। उसके बाद D4 क्या होगा, ध्यान रखना, फिर ये हो गया आपका D4 फिर होगा डिप्रेशन। किसमें जाएगा, डिप्रेशन में। और उसके बाद में लास्ट वो क्या कर लेगा, एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस कर लेगा। ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस कर लेगा। ये बच्चों अपनी डाबडा है वो डाबडा की प्रोसेस रहती है। अब देखो इसमें फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप अचानक से एक्सीडेंटली कोई न्यूज देते हो, है ना, जैसे माना कि अभी कोई भी है, किसी घर में फैमिली में किसी की डेथ हो गई, जैसे ही आपने एकदम से उसके बच्चे को या बच्ची को किसी को अपन न्यूज कोई भी सुनाएगा तो अपन सबसे पहले मना करेंगे, नहीं ये न्यूज है वो न्यूज झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद क्या करो, एंगर शो करोगे,
जब आपको पता चलेगा कि हो गया तो फिर आप एंगर शो करोगे, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे घर वालों के साथ ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप गुस्सा शो करोगे। फिर आप बार्गेनिंग करोगे। बार्गेनिंग किसके साथ में करोगे? आपसे हायर पर्सन में, भगवान के साथ बार्गेनिंग करोगे। ठीक है ना। आप उस चीज के बारे में बार बार क्या करोगे? बार्गेनिंग करोगे। घर वालों से बार्गेनिंग करोगे। ठीक है ना। उससे ध्यान रखना, बार्गेनिंग का मतलब बार बार किसी चीज के बारे में बोलना। उसके बाद में जब वो व्यक्ति क्या होगा? डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है। इन सब की इंपैक्ट की वजह से कि भैया एकदम एक्सीडेंटली घर में कुछ हो गया हो, किसी की आप जिससे सबसे अधिक प्यार करते हो उसकी डेथ हो गई हो, या आप जिससे सबसे अधिक प्यार करते हो वो आपको छोड़ के चला गया, हार्ट आपका ब्रेक हो गया, उस कंडीशन में भी हो सकता है। और लास्ट में आप एक्सेप्ट कर लोगे कि बिल्कुल होने को कोई नहीं टाल सकता, होना था जो हो गया, ये बात बिल्कुल सत्य है, आएगा सो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस। अब इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ग्रिप की रिएक्शन है या ग्रिप का जो आपका रिसोल्यूशन है, इसके अंदर सबसे पहली स्टेज कौन सी है? तो आपसे बताना है सर सबसे पहली स्टेज होती है डिनाइल। बाकी एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन बाद में होता है। तो सबसे पहली प्रोसेस अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? डिनाइल है। वो डिनाइल के नाम से जानते हैं। शायद पिछली बार भी इस प्रकार का इस ग्रिप के ऊपर कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ग्रिप के ऊपर भी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज द कुबलर-रोश। ठीक है। ये आपकी ग्रिप या डाबडा के बारे में बात होगी। अगला भाई देखो नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? long standing traits pattern that the propel individual consistently think, feel, behave a specific way। कोई भी व्यक्ति, आपने ये देखा कि कंसिस्टेंटली कोई भी व्यक्ति है वो सोच रहा है, कंसिस्टेंटली व्यक्ति क्या कर रहा है? किसी चीज को फील कर रहा है, और कंसिस्टेंटली एक स्पेसिफिक वे में बिहेवियर कर रहा है। और यदि कोई भी व्यक्ति कंसिस्टेंट किसी भी चीज को रखता है, उसको आप क्या बोलोगे? बताओ भैया। साइकोडायनेमिक बोलोगे, उसको आप ध्यान रखना, ये बोल टेम्परामेंट बोलोगे, या उसको अपन ह्यूमर्स बोलते हैं, या उसको अपन पर्सनैलिटी बोलते हैं। भैया किसी की डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन पूछी जा सकती है। पिछली बार आपको स्ट्रेचर जो होते हैं ना, स्ट्रेस को बढ़ाने वाले फैक्टर जिनको अपन बोलते हैं स्ट्रेसर, उन फैक्टर के बारे में ध्यान रखना क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा था। तो किसी की एक की डेफिनेशन देके आपसे पूछा जा सकता है, भले वो परसेप्शन की दो, भले वो आपकी ध्यान रखना पर्सनैलिटी की दो, भले वो ध्यान रखना थिंकिंग की दो, किसी की भी डेफिनेशन देके पूछा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना, इसको अपन साइकोडायनेमिक नहीं कहते हैं, टेम्परामेंट भी नहीं कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना ह्यूमर्स भी नहीं कहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति परसिस्टेंटली एक ही चीज के बारे में थिंक कर रहा है, एक ही चीज फील कर रहा है और एक जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब उस व्यक्ति की वो क्या है? पर्सनैलिटी है। क्या ध्यान रखना? उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, दिस इज द पर्सनैलिटी। इसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? पर्सनैलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये पर्सनैलिटी की डेफिनेशन पूछ ली इन्होंने, तो भाई डेफिनेशन पूछी तो भी आपको इसका आंसर है वो आंसर यहाँ पे आपको करना है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रूड ने स्ट्रक्चरल मॉडल के ऊपर दी थी, उसकी यहाँ पे बच्चों बात कर रहे हैं। क्या लिखा? द इड ऑपरेट ऑन विच प्रिंसिपल। यहाँ पे ध्यान रखना, इड, ईगो और सुपर ईगो तीन थ्योरी है भाई, इड, ईगो और सुपर ईगो। यहाँ पे अपन बात करें कि जो इड है, इसमें देखो यहाँ पे अपन बात करें, ये हो गया सर इड, ईगो, और ध्यान रखना क्या हो गया? सुपर ईगो। भाई ये तीन ही है ना स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ फ्लूइड का, ध्यान रखना। अब अपन बात करें इड, इड जो प्रिंसिपल के ऊपर है वो ध्यान रखना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला प्रिंसिपल है। क्या ध्यान रखना? इसको अपन बोलते हैं इंस्टेंट जो है वो ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, ईगो और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब प्रिंसिपल जो यहाँ पे रहेगा उसका नाम दोस्तों क्या है? वो रहेगा आपका प्लेजर प्रिंसिपल। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, ईगो, ईगो किसके ऊपर ध्यान रखना? ये हो गया आपका रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। किसके ऊपर काम करेगा बच्चों? रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। और सुपर ईगो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। क्या हो ध्यान रखना? मोरालिटी प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। ये तीन आपके यहाँ पे जो सिगमंड फ्रूड है उसका आपका स्ट्रक्चरल मॉडल है, उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो। तो प्रिंसिपल कौन से? तीन।
पहला प्लेजर प्रिंसिपल, दूसरा रियलिटी प्रिंसिपल और तीसरा ध्यान रखना मोरलिटी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों चीजें लिखी है, रियलिटी, प्लेजर, फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड। बिल्कुल ये बात सही है कि इड के अंदर क्या होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो होता है, लेकिन प्रिंसिपल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। इड का मतलब क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा रहेगा बच्चों, वो रहेगा भैया आपका प्लेजर है, वो प्लेजर वाला प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बी है, वो बी सही रहेगा। बी और सी दोनों बात इड के ऊपर सही है, लेकिन बेटा प्रिंसिपल अलग है। प्रिंसिपल का नाम क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जो प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा प्लेजर, इधर रियलिटी और इधर मोरलिटी। यहाँ पे बच्चा कुछ भी नहीं सोचे, कोई भी नहीं सोचेगा, उसको खुशी चाहिए और हाथों हाथ चाहिए, उसको बोलते हैं इड। उसके बाद ध्यान रखना खुशी तो चाहिए, लेकिन वो रियलिटी के ऊपर है। आपको खिलौना तो लेना है, लेकिन ध्यान रखना आप रियलिटी के ऊपर है कि भैया कब खिलौना मांगना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, वो रियलिटी। और उसके बाद में ध्यान रखना मोरलिटी। मोरलिटी का मतलब खिलौना लेना है या नहीं लेना है, ठीक है ना। आप खिलौना मम्मी पापा दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं, दिस इज द मोरलिटी। ये तीनों आपके ध्यान रखना प्रिंसिपल्स है, उन प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपका इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसमें एक्सेप्ट का क्वेश्चन पिछली बार आया था कि भाई जो आपकी सिगमंड फ्रॉइड की जो साइको एनालिटिक थ्योरी है ना, उसके अंदर कौन सा जो प्रिंसिपल है वो आपका इसके अंदर काम नहीं करता। तो इट, ईगो, सुपर ईगो और एक और आया था, वो एक और नहीं था, इट, ईगो, सुपर ईगो तीनों तो है। उसके बाद देखो अगला, बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। पता है आपको प्रोजेक्टिव टेस्ट है। प्रोजेक्टिव वे सारे टेस्ट होते हैं जो कॉग्निशन के अंदर यूज होते हैं। वे सारे टेस्ट जो कॉग्निशन है उस कॉग्निशन के अंदर यूज होते हैं, और कॉग्निशन के अंदर जो यूज होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं। अब कौन कौन से प्रोजेक्शन टेस्ट इसमें आते हैं, एक का नाम है माइनसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द रोसर्स इंक ब्लॉट टेस्ट। फिर हो गया ध्यान रखना थोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। फिर तो ध्यान रखना पोर्टर इनकॉम्पिटेंस, इसमें अपन बात करें सेंटेंस ब्लैंक। बताओ भैया कौन सा है वो कौन सा नहीं होगा, किसके अंदर ध्यान रखना, प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन टेस्ट के अंदर। ध्यान रखना प्रोजेक्शन की अपन बात करें तो ध्यान रखना माइनसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है। उसके बाद ध्यान रखना रिसर्च इंक ब्लॉट है। उसके बाद ध्यान रखना थोमेटिक एप्रिसिएशन है। इसका मतलब ध्यान रखना ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। क्या नहीं ध्यान रखना, ये इसके अंदर आपका नहीं है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसका क्या रहेगा। तो ध्यान रखना अपन ने एक यूनिट अपनी कि भाई प्रोजेक्टिव टेस्ट, या अपन बोल रहे हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट कौन कौन से होते हैं। साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट है, वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं उसकी यहाँ पे अपन इसमें क्या कर रहे हैं बात करें, जिसमें ये हो गए। तो आपसे कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट किसके लिए यूज में लिया जाता है, तो भी आपको आंसर करना है। सारी चीजें आपको देखनी है। टॉपिक में आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि भैया कहां से क्वेश्चन कहां से आ सकता है। ये क्वेश्चन भी आपका हुप टूप छप सकता है। क्वेश्चन का नाम क्या है, द वर्ड पर्सनैलिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। बिल्कुल, पर्सनैलिटी किससे आता है ध्यान रखना, ग्रीक वर्ड से। और एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम क्या है, पर्सोना। ग्रीक वर्ड उसका नाम क्या ध्यान रखना, पर्सोना, विच मीन्स, पर्सोना का मतलब क्या होता है, पर्सोना किसे कहते हैं, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कौन से वर्ड से लिया, ग्रीक। ग्रीक वर्ड का नाम क्या है, पर्सोना। ये आपको पता है सबको, बताओ भाई। पर्सोना का मतलब फिजिक है, बॉडी बिल्ड है, मास्क है या बिहेवियर है। आपको पता है पर्सोना मतलब मास्क, मास्क मतलब मुखौटा। अभी मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, मेरा एक मुखौटा कैसा है, वो आप ध्यान रखना मेरी पर्सनैलिटी से डिसाइड करोगे कि भाई मेरी पर्सनैलिटी आपने देखी कि भाई सर कैसे हो सकते हैं, तो इसका मतलब आपने क्या देखा, ध्यान रखना मेरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी को देखा, तो दिस इज, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ध्यान रखना मास्क है। वो मास्क मतलब आपका मुखौटा, आपका चेहरा कैसा है, उसी को अपन बोलते, कहते हैं ना मैं चेहरा देख के इस आदमी की पर्सनैलिटी बता सकता हूँ, वही चीज ध्यान रखना। तो इसके अंदर पर्सोना वर्ड है, उस पर्सोना वर्ड का मतलब क्या है, मास्क होता है। क्या होता है बच्चों, मास्क है, वो मास्क होता है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, यस वेरी इजी, क्या लिखा है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन साइकिल। जो आपका मोटिवेशन साइकिल, जो आपका मोटिवेशन थ्योरी है, ये मोटिवेशन देखो अपन कॉग्निटिव प्रोसेस के बाद में किस में आ गए हैं, मोटिवेशन इमोशन के ऊपर आ गए हैं ना। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन साइकिल, मोटिवेशन साइकिल का पहला स्टेज क्या है, यहाँ पे देखो ड्राइव स्टेज, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, उसके बाद ध्यान रखना ये होगा आपका ग्रोथ बेल्ट, उसके बाद ध्यान रखना आपका फ्रस्ट्रेशन। बताओ भैया क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर, बताओ भैया फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन साइकिल। और ध्यान रखना फर्स्ट स्टेज मोटिवेशन जो साइकिल है, उस साइकिल के अंदर सबसे पहली कोई चीज आती है, उसका नाम है, ये हो गया बच्चों, इसमें अपन बोल रहे हैं सर ये हो गया आपका ड्राइव स्टेट। क्या है, ध्यान रखना ये हो गया आपका ड्राइव स्टेट आएगा। तो ड्राइव स्टेट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ या फर्स्ट मोटिवेशन साइकिल है, वो साइकिल यहीं से स्टार्ट होता है। क्या रहेगा, ये आपका फर्स्ट स्टेज है, वो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे रहेगा। उसके बाद देखो यस, ये भी इजी और अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी इमोशन। यस, ये सेम टू सेम भी क्वेश्चन आ सकता है। बताओ भैया प्राइमरी इमोशन के एग्जाम्पल कौन से नहीं है। एक तो प्राइमरी, सारे के सारे एग्जाम्पल प्राइमरी इमोशन है, एक एग्जाम्पल नहीं, तो बताओ भाई ढूंढो कौन सा प्राइमरी इमोशन नहीं है। सबसे पहले फियर, आपको डर लगता है, दिस इज द प्राइमरी इमोशन। उसके बाद ये होगा आपका न्यूज ऑफ वॉर टाइम विक्ट्री, न्यूज ऑफ वॉर टाइम विक्ट्री, ठीक है ना, उसकी न्यूज हो। उसके बाद एंगर, एंगर भी है भाई, एंगर तो है ना अपना, एंगर इज द प्राइमरी, ये तो अपना मेन है, गुस्सा करना। और उसके बाद में हैप्पीनेस, ध्यान रखना हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, ये सारे अपने क्या ध्यान रखना प्राइमरी, अपन बोल सकते हैं प्राइमरी इमोशन है। ये अपने क्या है, प्राइमरी इमोशन है। तो अपन बोल सकते हैं प्राइमरी इमोशन में फियर भी है, एंगर भी है, हैप्पीनेस है। तो बच्चों कौन सा नहीं होगा, तो पीछे कौन सा बना, न्यूज ऑफ वॉर टाइम विक्ट्री, ठीक है ना, ये आपका एक प्रकार का प्राइमरी इमोशन उसमें नहीं आएगा, क्योंकि अपन एक्सक्लूसिव अपने पास में पढ़े हैं ना भैया, फियर, एंगर, हैप्पीनेस, फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, दिस इज द एक्सक्लूसिव प्राइमरी इमोशन है, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्ट का पूछा है, नोट का पूछा है, तो नोट में अपन क्या बोल सकते हैं सर, जो बी है वो बी यहाँ पे आपका रहेगा। अगला भी बताओ, इसकी डेफिनेशन और इसका क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। क्या लिखा है, स्पेसिफिक बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू अडेप्ट विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आप कोई सी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ में एडजस्ट हो जाते हो, आपके सामने कोई भी स्ट्रेस आता है और आप उस स्ट्रेस के सामने एडजस्ट हो जाते हो, या उस स्ट्रेस को आप क्या कर लेते हो, एडजस्ट है वो एडजस्टेड कर लेते हो। और ऐसे स्ट्रेस को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी है, ऐसे जो है स्ट्रेस को अडॉप्ट करने की जो कैपेसिटी है, उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, इसको अपन डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं क्या, उसको अपन प्रोजेक्शन बोलते हैं क्या, उसको अपन कोपिंग स्ट्रेटेजीज बोलते हैं, या अडप्टिव रेस्पॉन्स। अब देखो अडप्टिव रेस्पॉन्स तो है नहीं भैया, यहाँ पे आप स्पेसिफिक बिहेवियर या साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स को अडप्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना, ऐसे देखे तो या नाम माइंड में आता है अडप्टिव बिहेवियर, आपको लगता है यार अडप्टेशन नाम लिखा है क्या पता ये जाए, नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म तो नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म तो सेल्फ को प्रोटेक्शन के लिए होती है। उसके बाद प्रोजेक्शन है वो भी नहीं है, यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। कोपिंग स्ट्रेटेजीज की डेफिनेशन क्या है, तो ध्यान रखना ये रहेगी आपकी, ये होगा आपका सी, इसमें सही है वो सही रहेगा। ये अपन बोल सकते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू अडेप्ट विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोपिंग स्ट्रेटेजीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोपिंग स्ट्रेटेजीज के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आ सकता है भाई। उसके बाद बताओ भैया, ये तो इजी है, इरिक्शन डेवलपमेंट फॉलोइंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बताओ भैया इरिक्शन डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो फॉलोइंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि भाई कौन सी पर्सनैलिटी डेवलप करती है, इरिक्शन थ्योरी के द्वारा कौन से टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। पहला
थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मतलब भैया थ्योरी ऑफ मोरल एंड कोग्निटिव, ये ध्यान रखना किसकी बात करें, पगेट्स इनकी बात हो रही है। भाई ये तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि ये तो किसकी बात हो रही है, कोग्निशन की बात हो रही है, ये मोरल की बात हो रही है। तो कोग्निटिव और मोरल अपन ने पहले देख के आ गए कि वो तो सर पगेट्स की बात हो रही है, ठीक है ना, उनकी बात हो रही है। दूसरा अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ द साइकोसोशल साइकोसेक्सुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड थ्योरी ऑफ द साइकोसोशियल पर्सनल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी होती है उसके अंदर ध्यान रखना ओरल एनल फेलिक, ओरल एनल लेटेंसी फेलिक और जेनेटल वो स्टेज आती है। और जो आपकी साइकोसोशियल डेवलपमेंट होता है वो आपका किसने समझाया है, वो एरिक एरिक्सन ने समझाया। बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्या पता डायरेक्ट आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये चीज भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज द एरिक एरिक्सन थ्योरी। तो एरिक एरिक्सन ध्यान रखना सभी आपको याद होने चाहिए, सिगमंड फ्रूड वाली भी होनी चाहिए, दूसरी जो थ्योरीज है वो सभी भी आपको क्या होनी चाहिए, याद है, वो याद होनी चाहिए, उनके ऊपर ध्यान रखना। क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका आ सकता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक बात है। उसके बाद पर्सनैलिटी के बारे, ठीक है ना, क्या लिखा, पर्सनैलिटी इज थॉट टू बी, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आप पर्सनैलिटी को कैसे सोचोगे, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए बताओ, शॉर्ट टर्म एंड इजीली चेंजेस। पर्सनैलिटी बिल्कुल शॉर्ट टर्म होनी चाहिए थोड़े दिन के लिए और इजीली चेंज हो जाए, नहीं भाई पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, पर्सनैलिटी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर लिखा ए पैटर्न ऑफ शॉर्ट टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई एक शॉर्ट टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स का पैटर्न वो पर्सनैलिटी कहलाता है, नहीं भैया पर्सनैलिटी लॉन्ग टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद में अनस्टेबल एंड शॉर्ट टाइम, गलत बात, पर्सनैलिटी कभी अनस्टेबल नहीं होती बच्चों, पर्सनैलिटी स्टेबल होती है और पर्सनैलिटी अपनी लॉन्ग टर्म होती है। और उसके बाद ध्यान रखना क्या हो गया, लॉन्ग टर्म, स्टेबल एंड नॉट इजीली चेंजेबल, उसी को पर्सनैलिटी कहते हैं। यस ये ही पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या बच्चों, ये ही पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें अपन बोल सकते हैं, जिसमें क्या बोलेंगे सर, ये लॉन्ग टर्म, स्टेबल और नॉट इजीली चेंज्ड है, वो नॉट इजीली चेंज्ड यहाँ पे आपकी रहेगी। कोई दिक्कत किसी को, दिस इज द पर्सनैलिटी, ओके। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, यस आईक्यू का एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा और आंसर करिएगा। क्या लिखा है, ए चाइल्ड हैड, कितना ध्यान रखना, आईक्यू कितना है बच्चे का आईक्यू आया है या उसका 72 आया है। अब आप सभी आईक्यू पूरी आपने टेबल पढ़ी, ठीक है ना, आईक्यू अपने 20 से लेके ध्यान रखना 120 140 तक पढ़ा है, ठीक है ना। अब बताओ ध्यान रखना, यदि आपने आईक्यू निकाला, और आईक्यू ध्यान रखना आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये आईक्यू क्या होगा, ध्यान रखना हमेशा कहता हूं माँ का बेटा क्या बनेगा, सीए। आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आना चाहिए, क्या पता इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आईक्यू किसे, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को आपको निकालना है। फिर लिखा अंडरस्टैंड दैट हैज द आईक्यू लेवल, बताओ भाई ये एवरेज है, बॉर्डर लाइन है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेड है या मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड है, बताओ भाई क्या रहेगा, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड है, मतलब आईक्यू समथिंग समथिंग कितना आ रहा है 50। यदि आपका माइल्ड है तो आईक्यू ध्यान रखना समथिंग समथिंग 70 से कम आ रहा है, कितने ध्यान रखना 70 से कम, और यहाँ पे कितना रहेगा, ये अपन बोल सकते हैं लेस देन 50 है, वो लेस देन 50 आएगा तो उसको अपन बोलते हैं माइंड। और यदि सीवियर से आपसे पूछा जाए सर सीवियर, तो सीवियर एमआर है वो कब होगा, ध्यान रखना ये अपन बोल रहे हैं 25 समथिंग है वो आता है, उसको अपन बोलेंगे सीवियर। अब ये तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, डी और सी तो होगा नहीं। अब एवरेज जो है वो एवरेज ध्यान रखना आपकी कितनी होती है, वो होती है आपकी 80 प्लस होती है, उसको एवरेज बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इसका मतलब यहाँ पे ये आईक्यू बॉर्डर लाइन है। इसके बाद में ध्यान रखना किस में जा सकता है व्यक्ति, एमआर में हो सकता है। तो ये लास्ट और बॉर्डर लाइन आईक्यू है, क्योंकि 70 से ऊपर किस में जाएगी, बॉर्डर लाइन में, 70 से नीचे किस में जाएगी, एमआर, फिर माइल्ड आएगा, मॉडरेट आएगा, सीवियर आएगा और फिर प्रोफाउंड आएगा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, ये 4 टाइप्स होते हैं एमआर के।
पता है ना मेंटल रिटार्डेशन के, तो इसमें अपन बोल सकते हैं सर ये आपका बॉर्डर लाइन होगा। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को अपन ने अच्छी तरीके से देख भी लिया है, ठीक है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन यहाँ पे अपन बात करें, ये हो गया यस वेरी इंपॉर्टेंट वेरी बेसिक। क्या लिखा है, रिमेंबरिंग बर्थडे ऑफ ऑनसेट एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी। भैया आपको अपना बर्थडे याद है, ठीक है ना, आपको किसी और का बर्थडे याद है, तो वो आप क्या कर रहे हैं बताओ, मुझे मेरा बर्थडे याद है, मेरी बर्थ डेट याद है, वो किस प्रकार की मेमोरी है, वो उसको ध्यान रखना इमीडिएट मेमोरी बोलेंगे, उसको रिसेंट मेमोरी बोलेंगे, उसको रिमोट मेमोरी बोलेंगे, या उसको ध्यान रखना इम्प्लिक्ट मेमोरी बोलेंगे। ध्यान रखना उसको न तो इम्प्लिक्ट कहते हैं, न रिसेंट कहते हैं, और न ही इमीडिएट कहते हैं, उसको बोलते हैं रिमोट। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना पुरानी मेमोरी को याद कर रहे हैं। आपको पता है जन्मदिन आपका कब है, वो आपको याद हो गया है, ठीक है। उसके बाद में आप ध्यान रखना यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो इस तरीके की यदि अपन बात करें तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज द रिमोट मेमोरी। क्या बोलेंगे इसको, ध्यान रखना ये किस प्रकार की मेमोरी है, तो रिमोट मेमोरी। उस रिमोट मेमोरी के अंदर आएगा रिमेम्बरिंग बर्थडे ऑन वन सेल्फ, खुद के बर्थडे को याद करना किस प्रकार की मेमोरी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कौन सा हो गया, रिमोट मेमोरी है, उस रिमोट मेमोरी का टाइप रहेगा। अगला यस मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 फंक्शंस ऑफ मेमोरी। मतलब भाई मेमोरी के 3 फंक्शन कौन से हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेमोरी के 3 फंक्शन कौन से एक्सेप्ट 1, ठीक है। उसके बाद देखो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, एफर्टफुल या स्टोरेज, एनकोडिंग प्रोसेसिंग स्टोरेज। उसके बाद ध्यान रखना ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, उसके बाद एफर्टफुल प्रोसेसिंग या रिट्राइवल, या अपन बोल सकते हैं एनकोडिंग स्टोरेज और रिट्राइवल। ध्यान रखना 3 चीज है, एक एनकोडिंग, उसके बाद स्टोरेज, फिर रिट्राइव। एनकोड का मतलब क्या होना, किसी भी चीज को अपने आप को याद रखना, याद रखने के बाद में किस में डालना, स्टोरेज, अपने माइंड में स्टोर करना, और स्टोर के बाद में वापस उसको क्या करना, याद करना। ये मेमोरी को आपको ध्यान रखना स्टोरेज के लिए भेजते हैं, और ये ध्यान रखना अपन रिट्रोल मतलब वापस दोबारा याद है वो याद करते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, मेमोरी के 3 फंक्शन या 3 कंपोनेंट कौन से हैं, वो ये हैं, और ये याद रखना, ये है, और ये क्या करना है आपको याद रखना है, अवॉइड स्टोरेज और एनकोडिंग स्टोरेज और रिट्राइवल। क्या रहेगा डी। कितना इजी और अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन यस मास्लो हायरार्की थ्योरी सबको पता है, नीड टू बी मैक्सिमाइज वन पोटेंशियली, ठीक है ना। कि बताओ भैया मास्लो हायरार्की थ्योरी में नीड टू बी सबसे ऊपर या मैक्सिमम नीड कौन सी है। आपको पता है बच्चों मास्लो हायरार्की जो थ्योरी है उसमें सबसे नीचे क्या आती है, बेसिक नीड, जो बेसिक आपकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है वो आती है। उसके बाद ध्यान रखना सेफ्टी और सिक्योरिटी आती है, ये हो गया आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी। उसके बाद ध्यान रखना ये होगी लव एंड बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस जो अपनत्व की भावना है वो। उसके बाद में ध्यान रखना क्या आएगी, सेल्फ एस्टीम आएगी, क्या ध्यान रखना सेल्फ एस्टीम आएगी। और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा। क्या ध्यान रखना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो आएगा। तो यहाँ पे सीधी सी बोल रहे हैं कि मैक्सिमम नीड, तो भैया यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम तो ये है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं सेल्फ एस्टीम नहीं, सेफ्टी नीड नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड नहीं, तो क्या रहेगा मैक्सिमम जो टॉप पे नीड है उस टॉप पे नीड का मतलब क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। मतलब उसके बाद में व्यक्ति ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सारा काम मैंने कर लिया, उसको अपन बोलते हैं हायर नीड। उसके बाद देखो अगला भाई, अगला क्या है, अकॉर्डिंग मास्लो नीड है ना, मास्लो हायरार्की, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक नीड ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक कोई भी इंडिविजुअल है, आप हो मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की बेसिक इंडिविजुअल नीड क्या होती है। और बेसिक इंडिविजुअल नीड क्या है बताओ भैया, फिजियोलॉजिकल, एस्टीम, सेफ्टी या बिलोंगिंगनेस। नहीं, आपकी ध्यान रखना बेसिक जो नीड होती है वो ध्यान रखना रोटी कपड़ा मकान, नाम तो सुना होगा आपने, उसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सी ध्यान रखना, हर व्यक्ति को फिजियोलॉजिकल नीड है, वो बेसिक नीड सबको मिलनी चाहिए। क्या होनी चाहिए ध्यान रखना, फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड है वो सबको मिलनी चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन
ये देखो, when the motive is the biological and physiological basis is called, आप ध्यान रखना मोटिव होते हो, और मोटिव ध्यान रखना एक बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड है, उसको किसके नाम से जानते हैं? ठीक है, उसको अपन ड्राइव के नाम से जानते हैं, इंसेंटिव के नाम से जानते हैं, उसको बाद में इम्प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं, लिबिडो। नो लिबिडो, नो इम्प्रिंटिंग, नो इंसेंटिव, ध्यान रखना उसको बोलते हैं ड्राइव। आप मोटिवेट होंगे बायोलॉजिकल और ध्यान रखना फिजियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर, तो ऐसी को अपन बोलते हैं ड्राइव या नीड। ड्राइव का मतलब क्या होता है बच्चों? नीड होता है, तो ध्यान रखना उसको अपन, इसका मतलब ये किसकी डेफिनेशन है? ड्राइव है, उस ड्राइव की डेफिनेशन है वो रहेगी। बताओ भाई, ये चीज, ये क्वेश्चन तो आपका पिछली बार आया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। द स्टिमुलाई दैट प्रोसीड एंड प्रिसिपिटेट स्ट्रेस कोज बोडीली एंड मेंटल टेंशन, वह सारे स्टिमुलस जो अपनी बॉडी और मेंटल टेंशन को बढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं? उसको बताओ। रिग्रेशन कहोगे, डेनाइल कहोगे, नो रिग्रेशन, नो डेनाइल, नो रिप्रेशन, उनको बोलते हैं ऐसे फैक्टर जो स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, ऐसे फैक्टर जो टेंशन को बढ़ाते हैं, उसको अपन बच्चों क्या बोलते हैं? ये होगा आपका स्ट्रेसर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से ध्यान रखना? स्ट्रेसर के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके भाई, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, ये भी अपना हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, यस, क्या लिखा? द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट प्रोसेस या एडजस्टमेंट कैसे करोगे? चेंजिंग वन सेल्फ, खुद के अंदर चेंज करके आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा, चेंजिंग इन पीपल, दूसरे लोगों में चेंज करके आप खुद का एडजस्टमेंट कर सकते हो। फिर चेंजिंग इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स, कि आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंज करके आप क्या कर सकते हो? भाई सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें चेंज करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? तो उसको अपन बोलेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, खुद के अंदर चेंज करके आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन दूसरों को एडजस्टमेंट करके कभी भी आप एडजस्टमेंट नहीं हो पाओगे। मतलब दूसरों को एडजस्ट करके खुद एडजस्ट हो सकते हो? पॉसिबल नहीं। और फिर अपन बोल रहे हैं चेंजिंग द, इसका मतलब ए भी सही है और क्या होगा ध्यान रखना, सी भी सही है। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों राइट क्या होगा? ए और सी दोनों सही है। क्या होगा यहाँ पे? तो ध्यान रखना कभी भी एडजस्टमेंट प्रोसेस में खुद और इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्टमेंट, और ध्यान रखना व्यक्ति खुद सेल्फ और इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्टमेंट होना क्या कहलाता है? इसको अपन अडप्टेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? अडप्टेशन के नाम से, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, ये भी नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, यस, व्हाट इज इल्यूजन? किसकी बात करें? इल्यूजन। इल्यूजन किसे कहोगे? इल्यूजन रॉन्ग हैबिट है, रॉन्ग स्लीपिंग है, रॉन्ग परसेप्शन है, या शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है? अब मैं क्या बताऊं, ये तो आपको पता है, बहुत इजी है, सबको पता है कि सर जो इल्यूजन है रॉन्ग हैबिट्स नहीं है, स्लीपिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो ध्यान रखना गलत परसेप्शन है। और यही क्वेश्चन आपका पिछली बार भी पूछा गया था, तो ये इस तरीके का आपका क्वेश्चन है, वो इल्यूजन के ऊपर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बताओ भैया नेक्स्ट, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन ओल्ड एज? बताओ भैया, ओल्ड एज में व्यक्ति जाता है ना, उनकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती? बताओ भाई, ओल्ड एज में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन एंड सुसाइड, एल्जाइमर डिजीज एंड डिमेंशिया, सब्सटेंस अब्यूज, क्या होगा? ओल्ड एज की सबसे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब अपन बात करें, ध्यान रखना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें अपन बात करें ध्यान रखना सबसे अधिक जो होती है वो आपकी कौन सी होगी? एल्जाइमर, और एल्जाइमर डिजीज और डिमेंशिया है, वो डिमेंशिया होता है। क्या होता है बच्चों? एल्जाइमर और डिमेंशिया, क्योंकि दिस इज द साइकोलॉजिकल, अपन बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम है वो सबसे अधिक, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज और डिप्रेशन, सुसाइड ऐसा कुछ भी ओल्ड एज में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें गर्म खून के साथ में होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, क्या लिखा बताओ भैया? गेस्टल्ट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी रेफर्स ओवर टेंडेंसी टू परसीव। ये गेस्टल्ट प्रिंसिपल ध्यान रखना किसके ऊपर पता है ना, ये परसेप्शन का है। किसका प्रिंसिपल है? परसेप्शन का। इसके ऊपर क्या होगा? फिगर रेदर देन ग्राउंड, एलिमेंट द मूव टुगेदर एंड बिलोंगिंग टुगेदर, ऑब्जेक्ट इज ग्रुप व्हेन द सिमिलर, या ए सीरीज ऑफ पॉइंट लाइन एंड हैविंग यूनिटी।
इसको ध्यान रखना आप गेस्टल्ट प्रिंसिपल में कंटिन्यूटी आप किसे बोलोगे, कंटिन्यूटी जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी यहाँ पे आपकी क्या है, वो क्या रहने वाली है उसकी यहाँ पे अपन बताओ भाई इसका क्या होगा। सही जो राइट आंसर है वो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, वो क्या रहने वाला है बताओ भाई। इसके अंदर यहाँ पे फिगर रेदर देन द ग्राउंड, एलिमेंट मूव टुगेदर द बिलोंगिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट ग्रुप एंड द सिमिलर, या सीरीज ऑफ पॉइंट एंड लाइन ऑफ हैविंग कंटिन्यूटी। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना आप बोल रहे हो कि हर एक चीज को पॉइंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, परसीव कर सकते हो। और उसके बाद में लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट कॉन्शियस। मतलब भाई अपने माइंड में जानबूझ के आप कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है, कॉन्शियस लेवल में कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म को चलाते हैं। रिग्रेशन, रेशनलाइजेशन, रिप्रेशन एंड सप्रेशन। कॉन्शियस माइंड का नाम आया है तो उसके लिए आता है सप्रेशन। क्यों, आप जा रहे थे ध्यान रखना बाइक पे, नीचे गिर गए और फिर आप जिस माना कि आप जा रहे थे सुबह कॉलेज, बाइक थी आपके पास में, गए बीच में जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो गया, नीचे गिर गए। अब 9 बज गए, 9:30 क्लास में पहुंचे और अब क्लास में बैठने के बाद में सर तो आगे पढ़ा रहे हैं और आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में चल रहा है यार जो गिरा कैसे गिरा यार, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ज्यादा लग जाती है ये वो। तो आप क्लास में बैठे बैठे उनको दबाना चाह रहे हो कि बार बार इसके बारे में नहीं सोचूं, फिर भी सोचना आता है। तो ऐसे कॉन्शियस माइंड में यदि अपन कोई भी चीज है उसको अपन बच्चों क्या बोलते हैं, सप्रेशन है, उस सप्रेशन के नाम से जानते हैं। ये भैया अपने कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। तो मैंने आपको ध्यान रखना प्रीवियस क्लास में और आज साइकोलॉजी के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और 6-7 एमसीक्यूज आएंगे और आपके सारे के सारे लगभग मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज यहाँ से या इसी के सेम टॉपिक से देखने को मिलने वाले। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको ध्यान रखना शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कहां से क्या आने वाले हैं साइकोलॉजी में और क्या पढ़ना है उसके बारे में अपन कल की क्लास है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।